ये जो बांग्लादेश की कंट्रोवर्सी है, जो बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से हिंसा फैली है, इसको सिर्फ एक हिंदू के भीड़ के द्वारा मारे जाने की नजर से देखना बहुत हुँ, ठीक नहीं होगा। हुँ, बिल्कुल इस देश के अंदर कहीं भी हिंदू की मृत्यु हो या उसको मॉब लिंचिंग हो, तो उस पर चिंता होनी चाहिए, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, उसकी निंदा की जानी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है कि इसको सिर्फ इसी एक नजर से देखने की कोशिश की जा रही है। हुँ, मुझे लगता है कि बांग्लादेश का जो ये पूरा एपिसोड है, ये पूरा एपिसोड भारत के लिए एक बहुत ही खतरनाक बिंदु है। बहुत ही हुँ, खतरनाक स्थिति वहां धीरे-धीरे पैदा होती जा रही, जिसका जिसका असर भारत के ऊपर आने वाले समय में बहुत गहरा होने वाला है, बहुत खतरनाक होने हुँ, वाला है और इसकी बहुत बड़ी कीमत भारत को चुकानी पड़ सकती है, अगर हुँ, समय रहते इसको रोका नहीं गया या समय रहते इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। तो हुँ, हमारे यहाँ जो एक परंपरा ये हो गई है कि चीज़ों को सिर्फ एक एंगल से देखने की बात है और उसके बाद उसको लेके आप मोदी जी की खूब तारीफ करिए, खूब उनके बारे में बड़ी-बड़ी बातें करिए और फिर जो उसकी बड़ी तस्वीर है, जो बिग पिक्चर है, उसको आप भूल जाइए। बांग्लादेश के बारे में जो एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है वो ये, वहां पे आज भारत विरोधी माहौल इतना जबरदस्त क्यों है कि वहां हिंदुओं की लिंचिंग की जा रही है, भारत से संबंधित जितने प्रतीक चिन्ह उनको खराब करने की कोशिश की जा रही है, भारत के हाई कमीशन को वहां घेरने की कोशिश की जा रही है, उन पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, उन पर हिंसा की जा रही है। एक तो बात बड़ी चीज है, इसको हमें समझने की जरूरत है। दूसरा ये समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से वहां पर इस्लामिस्ट फोर्सेस वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और सत्ता पे एक तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं, उसका भारत और भारत की विदेश नीति पे क्या असर पड़ने वाला है। तीसरी बात जिसमें समझने की बात वो ये है कि आखिर इसमें पाकिस्तान की भूमिका कितनी बड़ी है। क्या पाकिस्तान जो बांग्लादेश में जो कुछ भी घटना हो रही है उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, या पाकिस्तान बांग्लादेश के बहाने भारत के खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र रच रहा है, भारत को सबक सिखाने की कोई दूसरी रणनीति पर काम कर रहा है। चौथी बात, क्या इस घटना के पीछे चीन का भी हाथ है, और अगर चीन का हाथ है तो क्यों है, किस लिए है, इसके पीछे के कारण क्या है। तो ये चार चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इनको हमें समझने की जरूरत है। पहली बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि बांग्लादेश को जिसको चिकन नेक, अभी पिछले दिनों वहां से एक आवाज आई कि चिकन नेक को काट दीजिए, तो ये जो चिकन नेक को काटने की बात की जा रही है, दरअसल ये भारत को नॉर्थ ईस्ट जो हमारा इलाका है उससे अलग करने की कोई एक साजिश की बू मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। वो साजिश की बू इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश अपने बहुत सारे जगहों को, काफी ज्यादा नहीं, बहुत निकट भविष्य, निकट अतीत में ही वो जो नॉर्थ ईस्ट के जो तमाम उग्रवादी संगठन है, जो आतंकवादी संगठन है, जो वहां पे एक अलग तरीके की राजनीति करते हैं, जो हिंसा में विश्वास रखते हैं, उनके लिए जगह प्रोवाइड की जाती थी। बांग्लादेश उनके लिए दरअसल एक बड़ा बड़ा भारी ग्राउंड था, जहां से वो अपने अड्डों को बनाते थे और वहां से भारत के अंदर। तो इसको समझने की जरूरत है कि भारत के अंदर ऐसी कोई बातचीत न की जाए या कुछ इस तरीके की बातें ना हो जिसकी वजह से वहां पे भारत विरोधी जो जो उग्रवादी संगठनों को शरण बांग्लादेश देने की कोशिश करे और फिर भारत के लिए एक नया संकट पैदा हो जाए नॉर्थ ईस्ट में। वहां से आंदोलन शुरू होता है और पाकिस्तान को मालूम है कि अगर भारत ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो शायद बांग्लादेश नहीं बनता। इसलिए पाकिस्तान हमेशा से पाकिस्तान के विभाजन के लिए हिंदुस्तान को जिम्मेदार मानता रहा है और हमेशा उसका बदला लेने की कोशिश करता रहा है। तो इस पूरी साजिश में जिस तरीके से वहां हिंसा भड़क रही है, जिस तरीके से लोग हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर हमले कर रहे हैं, मुजीबुर रहमान पे हमले कर रहे हैं, उनकी उनकी प्रतीक चिन्हों पर हमले कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान के आईएसआई की एक बड़ी भूमिका हो सकती है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं, मेरा बल्कि ये भी मानना है। दूसरा, हुँ, भारत से पाकिस्तान के विभाजन का एक बदला ले सके। तीसरी बात जो हुँ, चीन की है, देखिए चीन से हमने पिछले दिनों संबंध सुधारने की कोशिश जरूर की है, लेकिन चीन का जो पूरा रवैया रहा है वो रवैया दोस्ताना कतई नहीं रहा है। और चीन ने, चाहे पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो या फिर श्रीलंका हो या नेपाल हो, बांग्लादेश हो, बर्मा हो, सब जगह से भारत को घेरने की कोशिश वो कर रहा है और वो कहीं ना कहीं भारत को भविष्य के संदर्भ में प्रतिस्पर्धी के तौर पर देखता है। और वो ये जानता है कि अगर हिंदुस्तान को अगर अंकुश लगा के रखना है तो उसकी उसके तमाम जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो जो पड़ोसी देश हैं, वहां पर भारत विरोधी सत्ता होनी चाहिए और वहां से भारत विरोधी सुर निकलने चाहिए। ध्यान होगा आपको कि वो अरुणाचल प्रदेश को भी कहता है कि मेरा इलाका है। वहां पे जब राष्ट्रपति जाते हैं या कोई और जाता है तो किस तरीके से वो एक एक आवाज वहां से वो बुलंद करने की कोशिश करता है। अभी तो एक चीन के भी भारतीय एक महिला अरुणाचल प्रदेश की जो चाइना गई थी ब्रिटेन जी से
कैसे प्रताड़ित किया गया। जी, तो ये एक तो हमको पाकिस्तान का एंगल नहीं भूलना चाहिए, चीन का एंगल नहीं भूलना चाहिए और साथ ही साथ जो आतंकवाद और उग्रवाद की जो समस्या बढ़ सकती है, उसको भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए बांग्लादेश के मसले पर हमें बहुत फूँक-फूँक कर कदम रखने की ज़रूरत है। हमें बहुत हुँ, संभल-संभल के कदम रखने की ज़रूरत है। हमें हुँ, थोड़ा-सा संयम बरतने की ज़रूरत है और ऐसी ताकि वहाँ पे बांग्लादेश जो है एक नया पाकिस्तान ना बन जाए। हम ऑलरेडी पश्चिमी पाकिस्तान में देख रहे हैं किस तरीके से हुँ। चीन पाकिस्तान को लगातार मदद कर रहा है। आशुतोष सर, आपने कहा कि भारत में ऐसा कुछ ना कहा जाए, ना बोला जाए, ना कुछ किया जाए जिससे जो कि इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें बांग्लादेश में हैं और पाकिस्तान का भी उसमें हाथ हो सकता है, वो ज़्यादा भारत के खिलाफ भी हो जाएँ और बांग्लादेश से ज़्यादा आवाज़ उठे और कुछ खतरा आ जाए। लेकिन यहाँ की घरेलू राजनीति भी तो ऐसी है, अगर नहीं बोलेंगे तो राजनीति खत्म, तो उनको बोलना पड़ेगा। तो इस चक्कर में विदेश नीति भी और जारी है, खराब हो रही है। अब ये मान लीजिए ये ना करें कुछ, लेकिन बयानबाजी तो होगी। तो ना करें तब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भारत पे और मोदी जी कुछ करें या बोले तब क्या पड़ेगा? इसका देखिए, कुछ विश्लेषण। डिप्लोमेसी में एक चीज़ हमेशा समझाई जाती है कि आपको बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको हुँ, लगता है कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हैं, तो ये काम उनकी पहचान और उनको डिपोर्ट करने का काम बिना छत पर खड़े होके चिल्लाए भी हो सकता है। आप जब छत पर खड़े हुँ, होके चिल्लाते हैं, तो भले ही उसका ग्राउंड पे बहुत असर ना पड़े, लेकिन आवाज़ दूर तक जाती है। हुँ, आवाज़ दूर तक जाती दो और आवाज़ गूंजती है और हुँ, खामखा लोगों को जो है वो एक मुद्दे को के प्रति उनको थोड़ा-सा संवेदनशील कर देती है। जब आप हुँ, रोज़ बांग्लादेशियों के मुद्दे को देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, देश के तमाम बड़े कैबिनेट मिनिस्टर जब उसको बड़े पैमाने पर नाम ले लेके बांग्लादेश का नाम ले लेके जब बांग्लादेशियों का नाम ले लेके कहते हैं, तो उससे समस्या पैदा होती है। ये बात भारत सरकार को हुँ, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ये बात बीजेपी को भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हुँ, मेरा कहना यह है कि बांग्लादेशियों का विदेशियों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। हालाँकि हुँ, जो बीजेपी सरकार का जो परफॉर्मेंस है इस मसले में डिपोर्टेशन का, वो बहुत ही हुँ, खराब परफॉर्मेंस है। मेरा मानना है कि वो मुद्दे को उठाते हैं लेकिन इस पर उनकी कोई दिलचस्पी नहीं कि कितने बांग्लादेशियों को आप डिपोर्ट करना चाहते हो। इस मामले में मनमोहन सिंह की सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, कई गुना बेहतर है। इतना अच्छा हुँ, ट्रैक रिकॉर्ड है कि बीजेपी की सरकार उसका मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन ये काम मनमोहन सिंह ने बिना बांग्लादेशियों का मुद्दा चिल्लाए हुए किया था। वो ज़्यादा कारगर इश्यू है। ज़्यादा बेहतर हुँ, तरीका है चीज़ों को हैंडल करने का। इसलिए मैंने कहा कि आप चिल्लाएँ और वाक़ई में बांग्लादेशियों की पहचान करके डिपोर्ट ना करें, वो बेहतर स्थिति जिससे भारत को नुकसान हो या आप चिल्लाएँ ना, लेकिन बांग्लादेशियों की पहचान करके उनको लगातार डिपोर्ट करते हैं। कौन-सी बेहतर रणनीति है? डिपोर्ट आशुतोष सर, बस एक बात बोलनी थी। अभी केरल में छत्तीसगढ़ का आदमी हिंदू था, हुँ, "तू बांग्लादेशी है क्या?" और मॉब लिंचिंग हो गई। हुँ। 3 दिन 4 इ दिन पुरानी बात है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो स्थितियाँ हैं, वो स्थितियाँ अच्छी नहीं है। आपको ब और जिसे कहते हैं राजनीति शास्त्र में और डिप्लोमेसी में, अक्सर ये कहा जाता है कि राजा को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। राजा का तो इशारा हो जाए, तो दुनिया हुँ, इधर-से उधर हो जाती है। आपको आपको ये करना है कि देश को बांग्लादेशियों की पहचान करिए, आप करिए ना पहचान, शांतिपूर्ण तरीके से करिए। उनकी पहचान करिए। बांग्लादेश सरकार को टेलीफ़ोन पे करके बोलिए कि देखिए इतने लोग हैं, आप इनको वापस दीजिए। नहीं लेंगे तो आप हुँ, हमें कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो बांग्लादेश सरकार भी बहुत बहुत उससे उनको ज़्यादा अगर आप अगर जेन्युइनली बांग्लादेशी हैं तो उनको लेंगे। लेकिन अगर आप चिल्लाएँगे, अगर आप उसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे, नाम ले लेके करेंगे तो दिक्कत पैदा होती है। इसलिए मैंने कहा कि बांग्लादेश बहुत सेंसिटिव है। बांग्लादेश में बहुत विवेकपूर्ण तरीके से फैसले करने की ज़रूरत है, ठंडे दिमाग से फैसले करने की ज़रूरत है और ये सोचने की ज़रूरत है कि भारत की मौजूदगी के बावजूद भी वहाँ इस्लामिस्ट फोर्सेज़ इतनी मजबूत कैसे हो गई। हिंदुस्तानी मीडिया में इस वक्त तूफ़ान आया हुआ है और ये तूफ़ान इस बात को लेकर आया हुआ है कि बांग्लादेश के हालात इस वक्त क्यों ख़राब हुए हैं और ये ख़राब हुए जो बांग्लादेश के हालात है ये हिंदुस्तान के हक़ में नहीं है। दरअसल बांग्लादेश के हालात कुछ दिन पहले जब उनके स्टूडेंट लीडर का की जब उनको कत्ल किया गया तो उसके बाद बांग्लादेश के हालात ख़राब हो गए थे, क्योंकि बांग्लादेश की आवाम का वहाँ पर यह कहना था कि ये जो हमारा स्टूडेंट लीडर है इसको इंडिया ने कत्ल करवाया है। और उसके बाद से लेकर अब तक जो है बांग्लादेश के हालात जो है वो संभले नहीं है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा तोड़-फोड़, जलाओ-गिराओ और हंगामे हो रहे हैं। और उसके बाद वहाँ पर एक हिंदू को भी कत्ल कर दिया गया बांग्लादेश में, जिसको लेकर अब हिंदुस्तान में मुज़ाहरे हो रहे हैं। बल्कि जो दिल्ली के अंदर जो सफारत खाना है बांग्लादेश का, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एहतजाज किया गया, तोड़-फोड़ किया गया। पुलिस ने बीच बचाव आकर जो है वो हालात ठीक कर लिए।
तो इस तमाम सूरत को लेकर हिंदुस्तानी मीडिया में जो है एक जो है वो परेशानी पाई जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारी जो मोदी गवर्नमेंट है उसको इंटरवीन करके हालात को काबू करना चाहिए। अगर हालात को काबू ना किया गया तो आगे जाकर ये हिंदुस्तान के लिए ज़्यादा ख़तरनाक होगा, क्योंकि बांग्लादेश जो है वहाँ पर जो है ये बात ज़ोरों शोरों से पाई जा रही है कि बांग्लादेश को अब जो है ग्रेटर बांग्लादेश बनाया जाए। तो क्या इन सब के पीछे कोई बैरूनी अंसर भी है? अगर है तो हिंदुस्तान को जो है इसका जो है वो ज़रूर इसका सद्भाव करना चाहिए। तो नाज़रीन, आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।